and the society was divided into 3 states. और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वर enjoying the special rights, जबकि जो थर्ड स्टेट था उनको राइट्स नहीं दिए गए थे. सेकेंडली दे वर बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेस. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे, इवन वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे. फिर धीरे धीरे 1789 में रिवोल्ट हुआ और लुईस 16 जो थे वो एम्परर थे उस टाइम पे, उनको हटाकर लोगों ने सत्ता हासिल कर ली. नेशनल असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए संविधान बनाया और आफ्टर दैट फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. जो फ्रांस है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया और राजा की जो पावर्स थी, मोनार्च की जो पावर्स थी, उनको लिमिटेड कर दिया गया. उनको फिक्स कर दिया गया कि वो इस तरह से ही अपनी सत्ता में रह सकते हैं. पीपल के जो लोगों के या नॉर्मल सिटीजन्स के जो राइट्स थे वो डिफाइन कर दिए गए कि ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड दे हैव राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच. लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन होगा, लोग अपनी बात कह सकते हैं. अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है अपने रूलर से, देन दे कैन चेंज. इन 1793 जैकोबिन गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड. 1792 जैकोबिन्स की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई एंड रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स. He made various changes. सबसे पहले तो इक्वलिटी दी गई, यानी कि राइट टू इक्वलिटी टू ऑल, सभी को समानता का अधिकार है. राइट टू एक्सप्रेशन सभी के पास है. ब्रेड प्राइसेस क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो उसमें व्हाइट ब्रेड जो था या व्हाइट फ्लोर था उसको बैन कर दिया गया. चर्च जो थी उनको खत्म करके वहां पर मिलिट्री के बैरक्स बना दिए गए और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए. फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको गद्दी छोड़नी पड़ी विद इन अ ईयर. 1792 में जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई. 93 में रोबेस्पियर जो है उसने ऐसा क्या किया कि 94 में उसको बुलेटिन कर दिया गया. वो बुलेटिन इक्विपमेंट जो कि उसने दूसरों के लिए बनवाया था. He believed in total justice and he believed in his own power. अपने ही सत्ता में विश्वास रखते थे और अपने सामने किसी की भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे. इवन कि कोई उनके फेवर की बात अगर कहता या जैकोबिन्स भी अगर उनको फेवर की बात कहते थे तो वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे. और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी थी. अगर उन्हें ये लगता था कि ये आदमी उसे अपोज कर रहा है, राजा को डिनाई कर रहा है उसकी पावर्स को मानने से, तो कमेटी के सामने उसे पेश किया जाता था और अल्टीमेटली व्हाट विल बी डन, बुलेटिन उस पर्सन को बुलेटिन कर दिया जाता था. धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि रॉबर्ट बिकम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस. वो डिक्टेटर बन चुके हैं और अब वो किसी की नहीं सुनते हैं. तो ये फैसला लिया गया कि डेफिनेटली हम उनको गद्दी से रिमूव कर देंगे. अल्टीमेटली 1794 ही वाज बुलेटिन, उनको गद्दी से हटाकर सजा दे दी गई, मौत की सजा. और वो इक्विपमेंट जो उन्होंने दूसरों के लिए बनवाया था उसी से ही उनको सजा दी गई. दिस पीरियड इज नोन एज रीजन ऑफ टेरर. 3 मार्क्स के अंदर ये आपका क्वेश्चन आता है. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो 3 नंबर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से करें. 3 पॉइंट्स जो है वो इस पे आप बना लें. देन डायरेक्टरी रूल. डायरेक्टरी क्या थी? रॉबेस्पियर के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दैट वाज डायरेक्टरी रूल. इन दिस अ मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली बिकम द रूलर और एग्जीक्यूटिव्स. 5 मेंबर्स को मिलाकर एक एसोसिएशन बनाई गई जिसे डायरेक्टरी नाम दिया गया. और इनका काम क्या था? अब ये देश की कमान को संभालेंगे. इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर द फ्रेंच पीपल कि जब एक ही आदमी के हाथ में सत्ता दी, रॉबेस्पियर के हाथ में, तो डिक्टेटर बन गया. तो ये फैसला लिया गया कि एक आदमी की बजाय अब हम पावर्स को डिवाइड कर देंगे. तो 5 मेंबर्स को मिलाकर एक डायरेक्टरी बनाई गई, एक असेंबली बनाई गई, हु विल रूल. लेकिन डायरेक्टरी के लोग भी जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे और एग्जीक्यूटिव्स के साथ उनकी नहीं बनती थी क्योंकि फ्रांस के अंदर अब सिस्टम चेंज हो चुका था. नाउ दे हैव 3 फॉर्म्स ऑफ और 3 लेयर्स: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव. तो जो एग्जीक्यूटिव्स थे
उनके साथ डायरेक्टरी की बनती नहीं थी। वो कुछ रूल बना रहे हैं और एग्जीक्यूटिव जो है उसमें नीम में एक निकाल रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं या उनमें कमियां बता रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डायरेक्टरी भी जो है वो खत्म हो गई और उसकी जगह एक नई चीज आई व्हिच वाज नोन एज कन्वेंशन। ज्यादा समय तक कन्वेंशन भी वर्क नहीं कर पाई और अल्टीमेटली इन 1804 नेपोलियन बिकम द रूलर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन तो एक नॉर्मल सिपाही था, धीरे 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 प्रोग्रेस करते करते वो एक ऐसे पद तक पहुंच गया जहां पर कि वो फ्रांस का शासक बन गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, ये नेपोलियन से जो हमारा ये पार्ट स्टार्ट होगा, इट विल बी कंटिन्यू इन द 10th क्लास। इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर। तो वहां हमारा चैप्टर यहीं से ही शुरू होता है जहां हम यहाँ ये खत्म कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको वहां पर समझने में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 10th क्लास में सबसे क्रिटिकल सा चैप्टर है। बाकी नेशनलिज्म इन इंडिया वो आसान है, वो आप 8th में कर चुके हैं, लेकिन इससे आगे की कहानी हम उस लेसन में पढ़ेंगे, इसलिए इस कहानी को समझना जरूरी है। या नेपोलियन बिकम द रूलर, नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए फ्रांस के अंदर और इवन की इतने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए कि आसपास के जो भी कंट्रीज थे वो भी ये सोचने लगे थे कि हमारे यहाँ पर भी नेपोलियन ही या नेपोलियन जैसा ही शासक होना चाहिए। तो जहां जहां पर भी नेपोलियन की सेना अटैक कर रही थी अपने आसपास के देशों पर, वहां के जो आम लोग थे वो नेपोलियन को फेवर कर रहे थे। वो ही वाज लुक लाइक अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, उसको आजादी का दूत समझने लगे थे लोग कि अगर नेपोलियन की सेना आ रही है तो उनको फेवर करो, उनका स्वागत करो, क्योंकि जब हम भी नेपोलियन के अंडर आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही सुधार होंगे। उसने करेंसी वैल्यूज को चेंज कर दिया। उस टाइम में फ्रांस के अंदर 30 करेंसीज थी, उसका 30 को खत्म करके 2 को ही पायलट कर दिया कि 2 ही करेंसी फ्रांस में रहेंगी। दूसरा, मेजरिंग यूनिट्स जो थी वो अलग अलग थी, यानी कि एक स्टेट में अलग तरीके से मेजर किया जाता है, दूसरे में अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल मेजरिंग यूनिट जैसे हम लोग किलोमीटर या मीटर लेते हैं, वहां पर एलए मेजरिंग यूनिट थी। तो 1 एलए अगर एक स्टेट के अंदर इज इक्वल टू 56.8, इन अनदर स्टेट इट वाज 28.3, इन अनदर स्टेट इट वाज 37.3। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द टैक्सेस? हम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मेजरिंग यूनिट जो है वो अलग अलग होगी? तो नहीं, इसमें डिफिकल्टीज आती थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, इस सबको चेंज करके सिंगल मेजर और वेट यूनिट को बना दिया। उसने रॉयल फ्लैग जो था बर्बन डायनेस्टी का, उसको चेंज करके एक नया फ्लैग दिया। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज कर दी गई और वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो है उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो बहुत सारे चेंजेस नेपोलियन ने किए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी आंदोलन किया? टिल नाउ, अब तक जो हमने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर नो राइट्स फॉर द वीमेन, महिलाओं के लिए कोई अधिकार ही नहीं दिए गए थे। एंड द स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट 200 इयर्स, अगले 200 सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया। दे फॉर्म 2 डिफरेंट सोशल सोसाइटीज फॉर देयर राइट्स, महिलाओं ने 2 सोसाइटीज बनाई। 1 मार्क्स के अंदर इन सोसाइटीज के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी सोसाइटीज जो थी वो वुमेन ने बनाई थी अपनी फ्रीडम के लिए, क्योंकि वुमेन ने रेवोल्यूशन में इक्वली पार्टिसिपेट किया था। अगर पुरुष लड़ने के लिए जा रहे थे तो महिलाएं घर संभाल रही थी और इवन की अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी और परिवार के लिए अर्न भी कर रही थी। स्टिल दे वर नॉट हैविंग द राइट्स, फिर भी उनको अधिकार नहीं दिए गए। सो दे फॉट फॉर नेक्स्ट 200 इयर्स, अगले 200 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाकर उन्हें संविधान में अधिकार दिए गए थे। इवन नॉट विमेन, जो लैंडलेस पीपल थे, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, उन लोगों को भी राइट्स नहीं दिए गए थे। बट आफ्टर व्हेन नेपोलियन बिकम द रूलर, और नेपोलियन के टाइम पीरियड में कुछ चेंजेस हुए और उसके अनुसार those who are above 25, जो 25 साल से ऊपर के मेल मेंबर थे, फ्रांस के अंदर मेल सिटीजन थे, उनको, और जो 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स पे कर रहे हैं, उन लोगों को
वोटिंग राइट दे दिया गया था। महिलाओं को तो नहीं मिला, लेकिन पुरुषों को अधिकार दे दिए गए। वो पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं, टिप्स एंड टेलिंग। यू रिमेम्बर, 2 तरह के टैक्सेस थे, एक तो चर्च को पे किया जाता था और दूसरा सीधा जो है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता था। तो जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे उनको भी वोटिंग राइट्स मिलते हैं। फिर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये वो पार्ट है जिसमें से आपका 2 मार्क्स का मैप आएगा। इसके साथ ही आपको इस लेसन में एक मैप है जिसमें कि बोर्डेक्स, नेक्टस और पेरिस, ये 3 शहरों के बारे में मैप पे आपको शो करना होता है। मैप में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्लेव ट्रेड चल रहा था। अफ्रीका से व्यापारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए स्लेव्स को खरीद कर लाते थे और उसे यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट में ले जाकर बेचा जाता था। पेरिस में 2 शहर बोर्डेक्स और नेक्टस फेमस हो चुके थे। जैसे अगर आपको इंडिया में बहुत अच्छे किस्म की कॉटन चाहिए, कपड़ा चाहिए, कॉटन सूती कपड़ा, तो यू विल मूव टू गुजरात। आप गुजरात में जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी कॉटन जो है वो हमारी अहमदाबाद में बनती है, सूरत के अंदर आपको मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी डायमंड चाहिए, देन आल्सो यू विल मूव टू गुजरात, क्योंकि हीरे जो है सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से वहीं तराशे जाते हैं। तो एक किसी जगह की कोई ना कोई फीचर होती है, तो उसके लिए वो शहर फेमस होता है। ऐसे ही बोर्डेक्स और नेक्टस 2 मेजर सिटीज थी जो पोर्ट सिटीज थी, यानी कि समुद्र के किनारे थी, और वहां पर स्लेव्स को बेचा और खरीदा जाता था। चाहे कोई अमेरिका से है, अमेरिका कॉन्टिनेंट से, और यूरोप से है, अगर उन्हें मजदूरों की जरूरत है तो दे विल मूव टू द बोर्डेक्स और नेक्टस, क्योंकि वहां पर उन्हें अच्छी किस्म के ताकतवर काम करने वाले जो हैं वो स्लेव्स, गुलाम मिल जाएंगे। तो रॉबस्पियर ने इस स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया था, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद ये स्लेव ट्रेड फिर से शुरू हो गया, क्योंकि जो हाई क्लास लोग थे या जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी ये डिमांड थी लगातार कि अगर सस्ते मजदूर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम प्रॉफिट कैसे हम करेंगे। प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मजदूरों की जरूरत थी। खास तौर से चाय और कॉफी के जो बागान थे वहां पर सस्ते मजदूरों की जरूरत थी, और अगर आप एक इंसान को सारी जिंदगी के लिए खरीद लेते हैं तो आपको उसको लेबर पे ही नहीं करनी, आपने कुछ उसको पे ही नहीं करना, पैसा देना ही नहीं है। तो वो ये 2 शहर जो हैं ये मैप में पूछे जाते हैं, बोर्डेक्स एंड नेक्टस। ये 2 फेमस सिटीज थी जो कि अपने व्यापार के लिए जानी जाती हैं, और धीरे धीरे 18 या अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर वो टाइम पीरियड आया जब फ्रांस के अंदर ये जो स्लेवरी सिस्टम है वो खत्म हो गया। एक तो लंबे समय तक वहां पर स्लेवरी